नमस्कार। ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने में दर्द रहना या फिर पीठ में दर्द रहना या फिर किसी भी जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द स्वेलिंग महसूस होना, उसकी वजह से आपका काम ना कर पाना, इस तरह के अगर आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको क्यों हुआ है और अगर आपको ये होने लगा है या आपको ये चालू हो रहा है तो इसके क्या रिस्क फैक्टर हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि ये आपको ना हो, और साथ में किन किन वजह से, किन कारणों की वजह से आपको हो रहा है, आज हम इस बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो क्या होता है, एक टाइप का अर्थराइटिस है, मतलब एक तरह का जॉइंट का प्रॉब्लम है जो किस वजह से हो रहा है कि आपकी जो बोन है, दो बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज, एक शीट होती है। उस शीट का काम होता है कि आपके जो बोन्स है उसको आपस में ना रगड़वाएं, क्योंकि अगर ये रगड़ती रहेंगी तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, दोनों बोन्स खराब हो जाएंगे। तो ये जो कार्टिलेज है वो बीच में रहता है, बहुत सारे और शीट्स जो होती है बीच में रहती हैं और उसके बाद ये काम करता है और आपका जॉइंट वर्क करता है। अगर मान लीजिए ये कार्टिलेज आपकी बॉडी में ख़राब हो गया है किसी भी वजह से, उसके बहुत सारे कारण होते हैं जो आज मैं बताने वाली हूँ। अगर वो हो गया है तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, जॉइंट में पेन होना, चलते फिरते हुए बहुत दर्द महसूस होना। अगर आप सोए हुए या लेटे हुए होते तो आपको उतना दर्द महसूस नहीं होता है क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा होता है। साथ में कोई भी काम जो जॉइंट से होता है वो काम ना कर पाना, बहुत ज़्यादा पेन होते रहना काफ़ी घंटों तक। अगर वो आप काम कर रहे हो, मूव कराना चाह रहे हो अपने जॉइंट को, तो उसकी वजह से क्रैकलिंग साउंड महसूस होना, इस तरह की दिक्कतें जो होती हैं वो ओए में आपको देखने को मिलती हैं। अब हमको ये जानने की सख्त ज़रूरत है कि ओए के रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ओए आपको होने वाला है। सबसे पहले रिस्क फैक्टर में देखा जाएगा कि बढ़ती उम्र, एज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, उसकी वजह से आपको ओए होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई मशीन है, फॉर एन एग्जांपल ली जाए तो अगर आपके घर में एक एक्टिवा है या फिर एक कोई भी स्कूटी है, अगर वो स्कूटी जो है वो आप बहुत दिनों तक, कितने सालों तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, अगर मान लीजिए वही स्कूटी आप 40 से 50 साल अगर उसको यूज़ करते रहेंगे, और उससे क्या होगा कि आपकी जो स्कूटी है वो काम करने में थोड़ी बिगड़ जाएगी। वैसे ही वो आपका जिस तरह से पहले वो आवाज़ ना करके या फिर एकदम स्मूथली चला करती थी उस तरह से नहीं चल पाएगी। तो वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, आपकी जो बोन्स हैं, आपकी जो कार्टिलेज हैं, आपकी जो लिगामेंट्स हैं, मतलब जो पूरा पोर्शन आपका एक जॉइंट बनाया हुआ है, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, एट्रोफी होने लगता है। और थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो रिपीटेडली आप बहुत ज़्यादा उसको वर्क करवा रहे होते हैं तो उसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से यूज़ हो रहा है। तो एक तो उम्र की वजह से मान सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, क्योंकि आपके जो बोन्स, कार्टिलेज है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। दूसरा, आप अगर विमेन हैं और अगर आपको मेनोपॉज हो रहा है, मतलब आपके जो मेंसेस हैं वो 40 की उम्र या 50 तक की उम्र में लगभग बंद हो जाते हैं। अगर वो मेंसेस बंद होने के बाद आपके जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि हार्मोनल चेंज के बाद अक्सर देखा जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत विमेंस में ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ एक हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर ईस्ट्रोजन, जो ये हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी में घुटनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर जॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कमी होने की वजह से भी आपको हो सकता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। तीसरा, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, क्योंकि आप मान लीजिए एक मशीन है, आपने वो घर में रखी हुई है। मेरी मम्मी ना एक सिलाई मशीन का हमेशा एग्जाम्पल देती थी, वही मैं आज आपको दे रही हूँ। एक मशीन है जो कि सिलाई वाली मशीन है, अगर उसे चलाते रहेंगे, रोज़ आप यूज़ करते हैं, तो टेलर्स की जो मशीन होती है ना वो एकदम सही रहती है, एकदम हल्के हाथ से वो यूज़ होती रहती है, तो अच्छा काम करती है। मान लीजिए आप बहुत दिनों तक उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस पर जंग लग जाता है। ये फ्रेजेस कैसे है ना कि मैं साइंटिफिक डॉक्टर होकर इस तरह की बातें कर रही हूँ, ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाह रही हूँ कि कभी कभी या कुछ
तरह के केसेस में देखा जाता है कि आपका जॉइंट का ना यूज़ करना, ज़्यादा रनिंग एक्सरसाइज ना करना, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो जॉइंट होता है उसको इंजरीज़ की या फिर स्टेबिलिटी की आदत नहीं होती है। और अगर एकदम से कहीं आपको चोट लग जाती है या आपका लिगामेंट का कोई इंजरी हो जाता है तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, पहला चीज़। दूसरा, एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वहाँ के टिश्यूज़ जो हैं, मसल्स जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो कोई भी छोटी सी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती है। तीसरी चीज़, आपको जब मैं इस तरह की बात कर रही हूँ एक्सरसाइज की, तो आपको ये भी जानना है कि अगर आपको ओबेसिटी है, आपको बहुत ज़्यादा वेट है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी बोन की या किसी कार्टिलेज की या किसी मसल की कैपेसिटी है कि वो 30 से 40 किलो वजन ही उठा सकती है, या 50 या 60 या 70, अगर मान लीजिए आप उस पर ओवर बर्डन कर देंगे, अगर वो वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से भी जो आपका कार्टिलेज है वो ख़राब हो जाता है, बोन्स जो होती हैं वो आपस में टकराने लगती हैं और टकरा के फिर वो आपस में फ्रिक्शन करती है, उस वजह से घुटने में दर्द महसूस होना या फिर चल ना पाने की दिक्कत आपको अक्सर देखने को मिलती है। जब मैं ओबेसिटी, हार्मोनल चेंज और एक्सरसाइज और इन सब की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि आपको कुछ चीज़ें इसी के हिसाब से चेंज कर कर अपनी लाइफ में अडेप्ट करनी है ताकि आपको ओए ना हो। अगर आपको हो गया है तो आप इन लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस लाकर भी कर सकते हैं। अगला जो कॉज माना गया है वो इंजरी को माना गया है। काफ़ी बार देखते हैं कि कहीं गिरने के बाद, मेनिस्कल इंजरी के बाद या फिर लिगामेंट इंजरी के बाद देखा जाता है कि उन लोगों को काफ़ी लंबे समय तक ऑस्टियोआर्थराइटिस महसूस होता रहता है, दिक्कत महसूस होने लग जाती है ओए की, और दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। अगर इस तरह की दिक्कत आपको महसूस हो रही है तो हो सकता है कि जो आपकी जो इंजरी थी वो अच्छे से हील नहीं हुई, आपने अच्छे से रेस्ट नहीं लिया उस टाइम पे, या फिर आपको जो टैबलेट्स दी गई थी विटामिन, कैल्शियम, वो पूरा आपने नहीं लिया, जो रिपेयरिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ थे वो अच्छे से नहीं हुआ है। कभी कभी देखा जाता है कि ऑपरेशंस, मतलब इंजरी की वजह से ऑपरेशंस होने के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत महसूस होने लगती है, क्योंकि आपकी जो बोन है वहाँ पर कहीं ना कुछ चोट लग चुकी है, अंदर से आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसमें कहीं चोट लग गई है, और उस वजह से देखा जाता है कि ओए बहुत जल्दी उन लोगों को हो जाता है जिनको इंजरी हो रखी होती है। अच्छा, अगला कारण जो है ओए होने का और रिस्क फैक्टर जिसको हम बोल सकते हैं, वो हम मानते हैं कि मैल न्यूट्रिशन या फिर सप्लीमेंट डाइट में अच्छी बैलेंस डाइट ना होने की वजह से। अच्छी डाइट से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बहुत सारा खाना है, अच्छी डाइट से मतलब है कि अच्छा खाना खाना है, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन सी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ईस्ट्रोजन हार्मोन आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हार्मोन्स और आपके जो बॉडी के विटामिन्स हैं ये आपकी बॉडी में तभी बनेंगे जब आप अच्छी डाइट लेंगे। साथ में कभी कभी देखा जाता है कि विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी की कमी होने की वजह से बोन बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, काफ़ी ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे बोन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी वजह से ये कम हो रहे हैं क्योंकि आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, तो आपको चांसेस हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट जिस कॉज के बारे में, रिस्क फैक्टर के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ वो है जेनेटिकल। काफ़ी बार 40% विमेन की केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ओए जो है वो इस वजह से होता है क्योंकि आपको जेनेटिकल वो प्रॉब्लम है। जेनेटिकल क्यों है कि कभी कभी क्या होता है कि जेनेटिकली आपका बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसीज होती है, या फिर आपकी बॉडी जो है वो ढंग से फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जेनेटिकली काफ़ी कुछ दिक्कतें जीन्स के तरह से आती हैं आपके शरीर में, और उसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस महसूस होता है। अगर जेनेटिकल इशू है तो आपको जो दवाइयाँ लेनी है वो ध्यान रखना है कि कुछ फूड सप्लीमेंट्स या फिर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। जेनेटिकल का मतलब ये हमेशा नहीं होता है कि अगर आपको जीन्स में वो चीज़ मिली है तो आपको हमेशा ही वो अफेक्ट करेगी। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस लाएंगे तो आपको जेनेटिकल वाली भी जो प्रॉब्लम है वो आपको बेटर लाइफस्टाइल के साथ कम होंगी। आखिरी जिस रिस्क फैक्टर या कॉज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो मैं करने वाली हूँ माल अलाइनमेंट। मतलब आप अगर मान लीजिए ढंग के पोस्चर में नहीं रहते हैं,
या फिर पूरे दिन कभी कैसे भी पोस्चर में बैठ जाते हैं। जब भी मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ नी की बात कर रही हूँ, मैं स्पाइन की भी बात कर रही हूँ, मैं हैंड्स की भी बात कर रही हूँ, मैं शोल्डर की भी बात कर रही हूँ, मैं बहुत सारे जॉइंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है अगर वो हिप में हो रहा है, नी में हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका माल अलाइनमेंट, मतलब आप ढंग से अच्छे से पोस्चर जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी बार देखा जाता है कि अगर आप ढंग से जो आपका नेचुरल पोस्चर जो है वो उसको मेंटेन नहीं करते और किसी एक जॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, तो उस वजह से भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत हो सकती है। काफ़ी बार ये भी माना गया है कि ऑक्यूपेशन, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा स्क्वांटिंग, मतलब नीचे बैठ के काम करने का रहता है, कुछ लोगों को पूरे दिन स्टैंडिंग में काम करना होता है, तो कुछ ऑक्यूपेशन जिनकी वजह से जॉइंट के ओवर यूज़ होने की भी वजह से ये होता है। तो कभी तो मैं कह रही हूँ कि आप एक्सरसाइजेस कीजिए, कभी मैं बोल रही हूँ ओवर यूज़ मत कीजिए, तो फिर आप करें क्या? मेरे हिसाब से मैं आपको ये एडवाइस देना चाह रही हूँ कि आपको अपने जॉइंट को यूज़ करना है बट मिसयूज़ नहीं करना है। हर चीज़ का एक कॉन है, एक फ्लॉज है, और हर चीज़ के बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आप उसको ओवर यूज़ करते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी आपको महसूस होता है। तो कुछ जिम ट्रेनर्स या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्हें बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत भारी भारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं जो उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर पा रही होती है, अगर उस तरह की चीज़ें भी करते हैं तो उससे भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अगर आपको जानना है कि क्या क्या लक्षण आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने हैं और किस किस साइंस से आपको पता लग जाएगा कि आपको ओए है, और साथ में उसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो मैं एक अगली वीडियो बनाने वाली हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और जान लीजिए और आप अपनी नॉलेज को एनहांस करिए। धन्यवाद।